हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट 5। ठीक है, ऑलरेडी हम पार्ट 4 कर चुके हैं जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम थ्योरीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कवर कर चुके हैं। उसे कंप्लीट देख लेना, अच्छे से समझ लेना, और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी थ्योरी है जिसमें आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सेकंड, प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ये भी ध्यान रखना कि ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? IMF। अरेंज करना है हमें एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ रेट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द ईयर 2021 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, लेकिन हम 2021 को डिस्कस ना करके हम 2024 का जो करंट डेटा है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि अब ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो हम कंट्री बाय कंट्री देखते हैं कि कितनी आपकी एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ रेट है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.6% है। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की है 0.2%। यूके की अगर हम बात करें तो दैट इज 0.7%। एंड चाइना की अगर हम बात करें तो 5%। और सबसे ज्यादा किसकी है? इंडिया की, दैट इज 7%। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ध्यान रखना सबसे पहले आएगा इंडिया, देन आएगा चाइना, चाइना के बाद यूएस, उसके बाद यूके, और लास्ट में जर्मनी। ये क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखना, ठीक है? इंडिया, चाइना, यूएस, यूके, जर्मनी, याद रहेगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यस, रिपोर्ट मैंने 21 की भी दे रखी है, 24 की भी दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द following organizations as per their year of establishment starting from the oldest year of establishment। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डेली 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट करती हूँ। अब मैं 10 क्वेश्चंस अगर आप कहोगे तो वो भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी डेली के, ताकि आप अपना रिवीजन करो और यहाँ पे आके उसे सॉल्व कर दो और नीचे उसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है? सो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये क्वेश्चन बहुत मैंने पहले भी करवाया है और इसे दोबारा करवा रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे ईयर याद रखने हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की हमने क्लास ली थी, उसमें भी इसको डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें WTO की, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इन द ईयर 1995। उसके बाद है ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966। उसके बाद हम बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1964। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1944। ब्रेटन वुड याद होगा आपको। नेक्स्ट इज WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1967। अब आपको इसे अरेंज करना है ओल्डेस्ट में, तो सबसे पुराना क्या है हमारा? वर्ल्ड बैंक, D। अब सारे ही ऑप्शंस में, अब UGC आपको ऐसा नहीं देता कि ऑप्शन अलग देते, आपको मैक्सिमम जो है, देखो BC दोनों में आपका सेम ऑर्डर है, तो आपको अच्छे से अब जो है वो ईयर पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस जो है वो सही कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर C, देन इट इज ऑप्शन नंबर B, देन E, एंड देन लास्ट में आएगा आपका A, दैट इज WTO, ठीक है? ध्यान रहेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज का। कंट्रीज ऑलवेज वांट टू हैव फॉरेन मार्केट ओपन फॉर देयर एक्सपोर्टर्स। हमेशा कंट्रीज क्या चाहती हैं कि उनकी फॉरेन मार्केट ओपन रहे, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। बट इफ अ कंट्री लिमिट एक्सेस टू इट्स ऑन मार्केट, अपनी खुद की मार्केट पे तो उन्होंने लिमिट्स लगा दी, लेकिन वो चाहते हैं दूसरों की मार्केट में जाके वो एक्सपोर्ट करें, तो फॉरेन कंट्रीज मे टेक एक्शन टू लिमिट एक्सेस टू देयर ऑन मार्केट्स। सीधी सी बात है, अगर यूएसए ये चाहेगा कि सब लोग आके हमारे यहाँ पे ट्रेड करें, और अपनी खुद की ये तो चाहेंगे कि हम लोग बाहर जाके एक्सपोर्ट कर दें, हम तो अपने गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करें, लेकिन अगर इंडिया आ जाए यहाँ ट्रेड करने, तो हम क्या लगा दें? लिमिट लगा दें, टैरिफ्स लगा दें, ताकि यहाँ के लोग इनका सामान ना खरीदें। तो ऐसा हो सकता है क्या? और नहीं होगा। अगर हम इसे अभी रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो करंटली यही तो चल रहा है कि यूएसए ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिए, क्योंकि चाइना भी यही करता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, ट्रेड एग्रीमेंट कैन हेल्प लोअर बैरियर टू इंटरनेशनल कॉमर्स। जो ट्रेड बैरियर्स लगते हैं WTO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग,
बट कंट्रीज स्टिल हैव टू बिलीव दैट अदर कंट्रीज आर प्लेइंग फेयर। हमें ये तो विश्वास रखना पड़ेगा ना कि दूसरी कंट्रीज भी फेयर गेम खेल रही है। एग्जाम्पल अगर अगर हम करंट एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो अभी करंट एग्जाम्पल क्या है, यूएस ने क्या एक्यूज किया चाइना को कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। यूएस ने ये एक्यूज किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी वो गड़बड़ करता है, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को। तो क्या होगा अगर हम स्टेटमेंट 1 के हिसाब से देखें तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने टैरिफ लगा दिए चाइनीज गुड्स पे, और इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने भी रिटेलिएट कर दिया, उसने भी टैरिफ लगा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। अमेरिकन प्रोडक्ट्स लेता है ना वो, सोयाबीन, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर गुड्स लेता है वो, तो उसने भी रिटेलिएट किया। तो ये टिट फॉर टैट जो उन्होंने स्ट्रेटेजी खेली है, टिट फॉर टैट की, ये अब करंटली इस स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं ना। ये एग्जैक्टली यही इसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब एक कंट्री अपनी मार्केट को लिमिट कर सकती है तो दूसरी भी वही काम कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, कर सकती है ना दूसरी भी कंट्री वही काम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दोनों ही कंट्रीज हमें पता है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से गवर्न होती हैं, रूल्स से गवर्न होती हैं, डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं वो सब पे फॉलो होते हैं। बट डिस्पाइट जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स है, कंफ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यूएसए तो को पता है ना कि चाइना कोई फेयर गेम नहीं खेल रहा, हालांकि हमारे साथ हम सबके क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये रूल्स लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, नेगोशिएशंस भी होते हैं, रिटेलिएट भी होते हैं मार्केट में, और यही हमारी स्टेटमेंट जो है वो टू कह रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है, अगर आपको पढ़ना हो तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द यूरोगी राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस कॉल्ड फॉर। जो यूरोगे राउंड हुआ था उसमें किस किस जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो लिए गए थे। अब अगर यूरोगे राउंड की बात करें तो ये कब चला था, 1986 से लेके 1994 तक चला था, ठीक है, अंडर गैट। फिर बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया था, है ना। इसी की वजह से फिर बाद में डब्ल्यूटीओ की अभी हमने देखा फॉर्मेशन हुई, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव जो है इंटरनेशनल ट्रेड पे कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए। सबसे पहले बोला गया कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे एवरेज टैरिफ जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ एवरेज टैरिफ्स ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, ये बात की गई। और ये वन ऑफ द मेन आउटकम है यूरोगे राउंड का कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे टैरिफ जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। सेकंड क्या बात हुई यहाँ पे, सेकंड ये बात हुई कि कोटा जो है वो रिप्लेस करो किससे, टैरिफ से। कोटास रिप्लेस्ड बाय टैरिफ्स, ये बात हुई। उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद बोला गया कि आपके जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो आप दे रहे हो उसको भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ये रिड्यूस करनी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सब्सिडीज को भी रिड्यूस करने की बात की गई कि इंडस्ट्रियल सब्सिडीज भी क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल सब्सिडीज, ठीक है। तो किन किन एरियाज में हमारा मेन जो है वो किन किन एरियाज में बात की गई इस राउंड में, इंडस्ट्रियल टैरिफ की बात की गई, एग्रीकल्चर ट्रेड से रिलेटेड बात की गई, सब्सिडीज से रिलेटेड बात की गई, और गैट्स आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस भी आया। पहले तो टैरिफ एंड ट्रेड था, उसके बाद सर्विस का भी आया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई, डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात की गई, एंटी डंपिंग जो है रूल्स उनको स्ट्रेंथन किया गया। एंटी डंपिंग लगाते हैं ना कि अब दूसरी कंट्रीज में जाके अपना सामान डंप कर दो, तो उसके लिए रूल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन किए गए, और इन सबसे डब्ल्यूटीओ की क्रिएशन भी हुई। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो यूरोगे राउंड में आएंगे। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एवरेज टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, बिल्कुल इसकी बात की गई। कोटास टू बी रिप्लेस्ड बाय टैरिफ, इसकी भी बात की गई। रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इसकी भी बात की गई। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल सब्सिडीज, इसकी भी बात की गई, है ना। लास्ट में एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड्स टू बी रिलैक्स्ड, नो इट इज नॉट टू बी रिलैक्स्ड,
इट इज टू बी स्ट्रेंथन। ये रूल तो हमें और स्ट्रेंथन करना है ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको नुकसान ना हो। तो ई पॉइंट नहीं आएगा, ए बी सी डी ये चारों क्या है, सही है। उसके अलावा ध्यान रखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो बीओपी क्राइसिस ऑफ अर्ली 1990s मेड इंडिया बोरो फ्रॉम आईएमएफ। आईएमएफ से बोरो किया था जब क्राइसिस आए थे, हमें पता है। विच केम ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशंस पे आईएमएफ ने कहा था कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। कंडीशंस क्या थी? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी 22%, ड्रास्टिक कस्टम कट होना चाहिए, और 130% फॉर ऑल गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्स को सबको कंसोलिडेट कर दो, एक्साइज ड्यूटीज इंक्रीज कर दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10% से कम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे 1991 में, तो उस टाइम पे इंडिया को बोरो करना पड़ा आईएमएफ से, है ना। उसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़े। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एज यू नो, डिवैल्यूएशन करने से जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपकी कंट्री में क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो डिवैल्यूएशन बोला गया कि 22% आपको क्या करने पड़ेंगे, रिड्यूस करने पड़ेंगे, ताकि आप एक बीओपी डेफिसिट जो हो रहा है उसको कवर कर पाओ और आपका जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। सेकेंड क्या बोला गया कि आपको कस्टम कट करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटीज को 30% फ्रॉम 130% फॉर ऑल द गुड्स, सारे गुड्स के लिए। उसके बाद बोला गया कि आपको एक्साइज ड्यूटीज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा 20% से, ताकि न्यूट्रलाइज कर पाओ जो भी लॉस हो रहा है आपका रिवेन्यू का कस्टम ड्यूटी लगाने से, ठीक है। कट करने से, ड्यूटीज कट करोगे तो रिवेन्यू कम मिलेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बोला कि आप एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंक्रीज कर दो 20% से, ठीक है। नाउ और क्या बोला गया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 10% से कम करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे ये बात की गई है कि कंसोलिडेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इनटू वन टैक्स, ये नहीं हुआ था, ये तो जीएसटी की फॉर्मेशन जाके 2017 में हुई है। तो जीएसटी तो बहुत बाद में आया 2017 में। 1991 में तो जो रिफॉर्म्स थे उनका मेन फोकस एक्साइज कस्टम ड्यूटीज के बारे में था, ना कि आपके टैक्स के बारे में। सो ऑप्शन सी नहीं आएगा, जहां चाहे उसे हटा दो। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप का क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज स्वैप का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, यूएस डॉलर परचेज कर रहे हो, यूएस डॉलर्स आप परचेज कर रहे हो, किसके बदले में? रुपीज के बदले में, और वो भी स्पॉट मार्केट में आपने उसे परचेज किया उसी वक्त। स्पॉट का मतलब होता है उसी वक्त, और साइमल्टेनियसली इसी वक्त आप एग्री कर गए कि आप इसे सेल कर दोगे, इसी सेम चीज को, सेम अमाउंट ऑफ एसडीआर फॉर आईएन, जितने में आपने डॉलर खरीदा उतने ही में आप क्या कर दोगे, उसे एक्सचेंज कर दोगे, किसमें? फॉरवर्ड मार्केट में, ठीक है। मतलब रीपरचेज का ऑप्शन आपने उसी वक्त दे दिया, जिस वक्त आपने उसको खरीदा उसी वक्त आपने उसको रीपरचेज का भी ऑप्शन वहां पे डाल दिया, ठीक है। सो ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। तो स्पॉट परचेज ऑफ करेंसी कंबाइंड विद फॉरवर्ड रीपरचेज ऑफ दैट करेंसी, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट सेल ऑफ करेंसी कंबाइंड विद फॉरवर्ड रीपरचेज नहीं, सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी इन फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट की नहीं, यहाँ पे स्पॉट मार्केट की बात हो रही है, इसी वक्त। फॉरवर्ड का मतलब होता है बाद में, परचेज ऑफ करेंसी इन स्पॉट मार्केट नहीं, परचेज एंड सेल दोनों ही उसी वक्त हो रहा है कि आपने बोला भी कि आप खरीद रहे और फिर आपने उसे वापस से रिपरचेज करने की भी बात कर ली, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, यूएस डॉलर स्पॉट ट्रांजेक्शन हुई, आपने परचेज की करेंसी स्पॉट मार्केट में डॉलर के बदले में रुपी, और उसके बाद आपने रीपरचेज की भी बात कर ली फॉरवर्ड मार्केट में कि आगे जाके हम उसे रीपरचेज भी कर लेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज गिवन बाय। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम किसने दी थी? डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, पॉल सैमुअल्सन या फिर एडम स्मिथ? इन सब में से किसने दी थी? तो अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वेज है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब क्या हो जाएंगे, इट विल बी सेम अक्रॉस ऑल द कंट्रीज,
ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उससे मोबिलिटी के कारण जो फैक्टर्स के प्राइसेस हैं वो सब में ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये थ्योरी किसने दी है, पॉल सैमुएल्सन ने। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द गिवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और उनके हेडक्वार्टर्स भी गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर, कौन सा हमारा सही है। सबसे पहले अगर हम गैट की बात करें, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लेकिन बाद में इसे रिप्लेस कर दिया था किससे, WTO से 1995 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो गैट का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सेकंड, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये मैंने आपको जब ये ऑर्गेनाइजेशन रही थी तब भी ये बताया था कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हालांकि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है लेकिन फिर भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर, ना कि न्यूयॉर्क में है। और अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये भी मैंने करवाया था कि ये मैंडलियोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, गलत होगा, बाकी सब सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज A, B, C और E। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, यस, in which of the following year IMF has set up the extended fund facility to support member structural reforms to address BOP difficulties of a long term character। IMF ने कब ये फैसिलिटी दी थी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की, कि आप अपना फंड जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो, ये दी थी इन्होंने 1974, 97, 63 और 2009। ये फैसिलिटी इन्होंने कब दी थी, 1974 में, ताकि मेंबर्स को जब भी उनकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं, जब भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उस वक्त BOP में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इंडिया ने ये कब साइन किया था ये एग्रीमेंट IMF के साथ, इन द ईयर 1981-82 में, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 1974 में इन्होंने सेटअप किया था, 81-82 में इंडिया ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था। नाउ मूविंग टुवर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की, ये कब इनेक्ट हुआ था, इन द ईयर 1976 में। कंपटीशन एक्ट, ये क्वेश्चन सिंगल भी आ चुका है कि कंपटीशन का एक्ट कब आया था, 2002 में। MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये कब आया था, इन द ईयर 1969 में। फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट ये कब आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉरेन एक्सचेंज नहीं, सिर्फ फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, ये भी शायद 1999 में आया था, नहीं फेमा आया था वो तो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन द ईयर 1999। और अच्छा एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा बाद में यही तो रिप्लेस किया गया था फेमा में, ये आया था 1973 में, ये ध्यान रखना है। और इसी को बाद में फेमा की जगह रिप्लेस कर दिया। फॉरेन रेगुलेशन एक्ट मेरे हिसाब से आया था 1976 में, है ना। एक बार इसे कंफर्म कर देंगे आप, मेरे को जहां तक लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में ही आया था, यस, जहां तक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, 1973। तो इसे हम अरेंज करेंगे फ्रॉम द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना क्या है, ऑप्शन सी MRTP एक्ट, देन आएगा ऑप्शन A, देन ऑप्शन D, देन E, देन B। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं थे, शायद पेपर में भी ये आंसर चेंज किया गया था, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,
फेरा 1973, कंपटीशन एक्ट 2002, MRTP 1969, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1973 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, ओके एक सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, 1976 ही है। यस यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।